हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे थे जो कि चैप्टर 10 का है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज़ थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बर्नौलीज़ थ्योरम का हम लोग पढ़ेंगे, इसका पूरा एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसका डेरिवेशन जो है और इसका जो एप्लीकेशंस है हमारे डेली जीवन में, हमारे डेली लाइफ में जो इसका यूजेस है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बर्नौलीज़ थ्योरम को समझने से पहले आपको कुछ की पॉइंट्स समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं ये की पॉइंट्स क्या क्या है, मुख्य बातें। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो आइडियल फ्लूइड में क्या होता है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, यानी जो आइडियल फ्लूइड में जो पार्टिकल्स होते हैं वे स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम लाइन का मतलब मैंने पिछला वीडियो में क्रिटिकल वेलोसिटी वाले चैप्टर में बता दिया था फुल्ली डिटेल में, आप उसको जाकर समझ सकते हैं। फिर आइडियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब जिनको हम दबा नहीं सकते, जो इरोटेशनल फ्लो यानी जिसमें पार्टिकल्स रोटेट नहीं करेंगे बल्कि सीधे जाएंगे। ठीक है, एक रेगुलरली पाथ पर फॉलो करेंगे। और आइडियल फ्लूइड उसको बोलते हैं जो नॉन विस्कस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो जैसे कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ड होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यानी पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh और बाय में वॉल्यूम भी, तो इस तरह हो जाएगा। मास बटे वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी के लिए ρgh। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम लोग काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी देखेंगे। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यानी हाफ mv²/v, जिसको हाफ मास बाय वॉल्यूम को फिर हम डेंसिटी बोलेंगे हाफ ρv²। फिर हो जाएगा प्रेशर एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, प्रेशर एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ना, प्रेशर एनर्जी जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम उसको प्रेशर एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो प्रेशर एनर्जी क्या होता है उसको देखेंगे कि वर्क डन बाय प्रेशर। जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है या जो भी आप पाइप या जो कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड भरा है इस तरह, और यहाँ पर एक पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है जो कि इनिशियल में जब यहाँ पर लिक्विड इस तरह भरा था इतना, तब ये पिस्टन यहाँ पर था, और जब इसमें और भी ज़्यादा लिक्विड भरा गया तो इसका पिस्टन में प्रेशर पड़ा और ये पिस्टन अब यहाँ आ गया, यानी फाइनल पोजीशन यहाँ आ गया पिस्टन का। और ये पिस्टन का एरिया कितना है, ए है। ठीक है, और पिस्टन यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस तक गया। ठीक है, तो अब जो वर्क डन बाय प्रेशर, यानी जो प्रेशर के कारण जो यहाँ पर काम हुआ वही प्रेशर एनर्जी होता है। वर्क डन यानी वर्क को ही एनर्जी के फॉर्म में भी हम बता सकते हैं। तो प्रेशर एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हो जाएगा, आप पढ़े हैं फोर्स बराबर होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि आपने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रेशर और एरिया इनटू dx या एरिया इनटू x, एरिया इनटू लेंथ को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं। तो इस तरह मेरा प्रेशर एनर्जी कितना आ गया, PV आ गया। अब हमको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, यानी प्रेशर एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो बाय में भी कर देंगे। तो इस तरह भी कट जाएगा तो P आ जाएगा, यानी प्रेशर भी P है और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी P है। ठीक है, तो अब देखिए बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है, अब आपको समझ में फुल्ली आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बर्नौलीज़ प्रिंसिपल क्या कहता है। तो बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कहता है कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट। किसी भी आइडियल फ्लूइड का पर यूनिट, किसी भी आइडियल फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये तीनों जो पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, यानी तीनों का डेंसिटी होगा, तो उनका टोटल सम जो होता है ना वो रिमेंस कांस्टेंट होता है। यही कहता है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल कि टोटल प्रेशर एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम यदि सम कर देंगे
टोटल कर देंगे तो उसका सम क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। सब फ्लूइड के प्रत्येक पॉइंट पर कांस्टेंट आएगा। तो ये कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, यानी प्रेशर एनर्जी P और काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी रो GH इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको डेरिवेशन में समझाता हूँ। देखिए हमारे वीडियो में के साथ आपको पढ़ने में ये एक फ़ायदा होगा कि यहाँ पर आपको काफ़ी सिंपल शब्दों में बताई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, इसको आप एक ट्यूब भी बोल सकते हैं या इसको आप एक पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये एक सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट को हमने चुना है, ये एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन A मान लिया इसको। और यहाँ पर एक सेक्शन है जिसको हम B मान लिए, इसमें भी एक पॉइंट को लेंगे और वो पॉइंट जो ग्राउंड से यानी ये धरती का सरफेस से ऊंचाई इसका H1 है और इसका इस पॉइंट का H2 है, धरती से ऊंचाई, ठीक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन का लेंथ इतना है L1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन का लेंथ L2 है। तो लेंथ है, तो लेंथ, ठीक है, तो लेंथ बराबर यानी आपने पढ़ा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। आपने पढ़ा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, यानी लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, चाल गुना समय। उसी तरह L1 के लिए V1 डेल्टा टी और L2 के लिए V2 डेल्टा टी हो जाएगा। और ये जो इसमें फ्लूइड जा रहा है, पानी, जो भी पानी या कुछ भी फ्लूइड जा रहा है इससे, ठीक है, तो फ्लूइड जा रहा है, तो फ्लूइड यानी प्रेशर लेकर फोर्स लेकर जा रहा है, एक फोर्स डाल रहा है इस सेक्शन A पर। तो फोर्स कितना डाल रहा है, आपने पढ़ा है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, वही लिखा है F1 इक्वल टू P1 इंटू A क्या है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस सेक्शन का, ठीक है। तो P1 A1 और इस फोर्स के लिए F2 के लिए हो जाएगा P2 A2। इतना आपको क्लियर हो गया, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब आपको डायग्राम के बारे में यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कि कंसीडर ए नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, एक नॉन विस्कस फ्लूइड है और वही इनकम्प्रेसिबल है, मतलब जिसको दबा नहीं सकते। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, ऐसा फ्लूइड आप पाना असंभव है, ठीक है। तो वैसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लो कर रहा है फ्रॉम A टू B, सेक्शन A से B की ओर फ्लो कर रहा है, सेक्शन A से B की ओर फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो लेट मास ऑफ फ्लूइड एंटर्स द पाइप, यानी फ्लूइड का कुछ मास सेक्शन A से जैसे एंटर करता है, ठीक है, प्रवेश करता है सेक्शन A में एट टाइम डेल्टा टी, ठीक है, कुछ समय लगेगा, वो इक्वल होगा टू द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो आउट एट सेक्शन B इन द टाइम डेल्टा टी। यानी चलिए फिगर में आपको समझाते हैं कि जितना समय में, यानी मान लेते एक सेकंड में जितना यहाँ से मास फ्लूइड का एंटर करेगा उतना ही समय में, उतना ही एक सेकंड में ही उतना ही मास इस सेक्शन B से बाहर जाएगा। यानी यहाँ का जो टोटल मास होगा वो यहाँ के टोटल मास के इक्वल होगा, है ना, ए B के इक्वल हो जाएगा। तो यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो कितना मास एंटर करेगा, तो उसको कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए होता है एरिया इंटू लेंथ। कैसे होता है चलिए देखते हैं कि V बराबर आपने पढ़ा है L इंटू B इंटू H पढ़ा है आपने। तो यहाँ से L इंटू B को हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल कर सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, और H को हम L लिख सकते हैं, तो यानी एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर। तो एरिया कितना है, A1 है, और लेंथ कितना है, L1 है। तो L1 का वैल्यू मैंने वहाँ पर फिगर में आपको दिखाया था, L1 का वैल्यू निकाल कर कि V1 इंटू डेल्टा टी है, और L2 का वैल्यू निकाल कर देगा V2 इंटू डेल्टा टी है, ठीक है। तो वही पुट करेंगे यहाँ पर कि लेंथ L1 के लिए V1 डेल्टा टी और डेंसिटी के लिए रो, और यही वाला यहाँ पर आपने देखा कि बोला कि इक्वल होता है दोनों का मास, तो बराबर का साइन दे देंगे और A2 और
V2 और डेल्टा टी और रो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर तो इससे देखिए A1 V1, रुकिए 1 मिनट, कि डेल्टा टी रो और डेल्टा टी रो मिल जा रहा है, तो इसको कॉमन लेके काट सकते हैं और क्या बचेगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो ये बराबर हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान के भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसका यूज पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक बार निकालेंगे, एक बार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और एक बार नेट वर्क डन निकालेंगे कि यहाँ से सेक्शन ए से सेक्शन बी तक फ्लूइड को जाने में कितना नेट वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और नेट वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे, यानी 3 स्टेप में पूरा बर्नौलीज का डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रत्येक स्टेप की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, जो भी चेंज हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ एम V2 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हैं ना, हाफ एम V स्क्वायर होता है, तो बी के लिए V2 का स्क्वायर, ए के लिए V1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ एम, तो यहाँ से हाफ एम को कॉमन लेंगे और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हाफ मास कितना है, देखिए अभी निकाले थे जिसको हम बोले थे ना, सेक्शन इक्वेशन ए मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो A1 V1 यहाँ पर मास है ना, इसको देख लीजिए मास कितना है, A1 V1 डेल्टा टी रो। चलिए इसको पुट करते हैं, A1 V1 डेल्टा टी रो, ठीक है, याद रखिए A1 V1 डेल्टा टी रो, तो वही वाला पुट कर देते हैं मास के लिए जगह A1 V1 डेल्टा टी और रो पुट कर दिए और V2 माइनस V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो निकालते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बी पर कितना है mgh2, पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं ना क्या होता है, mgh होता है, तो बी के लिए h2 और ए के लिए h1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से mg को कॉमन ले लेते हैं तो h2 माइनस h1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से m का वैल्यू कितना निकाले थे, याद है, A1 V1 डेल्टा टी आया था, तो यहाँ पर मास की जगह में A1 V1 डेल्टा टी रो आया था, पुट कर दिए और जी का जी लिख दिए और H2 माइनस H1 को लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेट वर्क डन निकालेंगे ऑन द फ्लूइड कि फ्लूइड पर कितना काम हुआ, ठीक है, ए से बी तक जाने में, तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट बी, इतना हुआ नेट वर्क डन, नेट कि ए तक जाने में जितना वर्क डन हुआ और बी पर जितना जाने में वर्क डन हुआ, तो दोनों को घटा करके नेट वर्क डन कितना आया, ठीक है। तो वही वाला देखते हैं नेट वर्क डन कितना आया। तो नेट वर्क डन हम लोग निकालेंगे W बराबर, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर L1 मान लेते हैं, और क्योंकि क्यों L1 माने, चलिए फिगर में आपको दिखाते फिर से, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, तो इसको L1 माने थे, और यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, तो इसको L2 माने थे, यही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, पुट करते हैं। तो फोर्स बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर P1 एरिया A1 और L1 कितना आया था, V1 डेल्टा टी, आप फिगर में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर F2 कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया P2 A2 और L2 V2 डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कितना क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेट वर्क डन बराबर हो जाएगा नेट वर्क डन, ठीक है। टोटल एनर्जी को जोड़ देंगे तो नेट वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेट वर्क डन अभी देखिए, यहाँ पर नेट वर्क डन अभी निकाला था हमने, कितना निकाले था नेट वर्क डन, P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। चलिए इसको यहाँ पर पहले रख देते हैं इधर, ठीक है, इधर रख देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप वहाँ पर देखिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जहाँ हमने निकाला था वहाँ पर आया था आपका हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो आया था और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आया था, और प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, ये आया था A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1। चलिए इसको सॉल्व करते बढ़िया से, एकदम इसको सॉल्व कीजिएगा बढ़िया से, है ना, क्योंकि इसी में नंबर कट जाता है एग्जाम में, ठीक है, एक्सप्रेशन आपका सही नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ A1 V1 डेल्टा टी रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं,
तो इधर देखिए मैंने वहाँ पर एक निकाला था मास, जहाँ पर निकाला तो वहाँ पर A1 V1 इजकल टू आया था A2 V2 आया था ना। चलिए तो यहीं पर A2 V2 के जगह में जहाँ जहाँ A2 V2 है वहाँ पर हम लोग A1 V1 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A2 V2 है तो यहाँ पर A1 V1 लिख देते हैं। तो P1 और A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T लिख दिए। देखिए फिर हाफ A1 V1 डेल्टा T रो, यहाँ पर पहले से A1 V1 डेल्टा T है, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस A1 V1 डेल्टा T रो G H2 माइनस H1, ठीक है। उसके बाद हम लोग A1 V1 डेल्टा T को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सब में से। तो यहाँ से भी A1 V1 डेल्टा T को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच गया है P1 माइनस P2 बचा है, ठीक है। और इधर से हम A1 V1 डेल्टा T को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा मेरा, हाफ बचेगा, और क्या बचेगा V2 माइनस V1 के स्क्वायर बचेगा, और इधर प्लस में क्या बचेगा G बचेगा, और H2 माइनस H1 बचेगा, ठीक है। तो A1 V1 डेल्टा T कट गया, A1 V1 डेल्टा T कट गया। तो यहाँ से मेरा रो का काम नहीं हुआ, तो रो का फिर से हम एंट्री करा देते हैं। तो रो को एंट्री करा देंगे, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग रो को एंट्री करा देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ 1 मिनट, हाँ चलिए। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, देखिए वहाँ पर जो बचा था ना, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। जो यहाँ पर रो बचा था ना, हाफ रो इसको एंट्री करा दिया, और रो जी को भी एंट्री करा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री कराने से देखिए आपका यहाँ पर इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो देखिए एंट्री करा देंगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1 आया। और देखिए इतना आपका हो गया। अब इसको केवल सजा दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, एक्सप्रेशन निकल गया। तो यहाँ पर जो माइनस है उसको एक तरफ, जो प्लस है उसको एक तरफ कर देते। तो P1 है हाफ रो, ये नहीं है हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर ले आए, ठीक है। और यहाँ पर रो GH1 है, इसको भी इधर ले आए, ठीक है। और ये जो P2 है इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो देखिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 आ गया। तो इस तरह हम देखिए कि जो फाइनल, जो इनिशियल में जितना आया उतना फाइनल में भी आया। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि डेट इज़ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये था मेरा बर्नौलीज प्रिंसिपल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशंस कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है। तो देखते हैं इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है कि ब्लोइंग ऑफ टिन शेड इन स्टॉर्म, यानी जो घरों के छतें, घरों की जो क्या होता है, जो रूफ होता है, जो घर के ऊपर में जो होता है ना करकट जैसा, यानी जो चदरा होता है टिन शेड, ठीक है। तो वो जो है ना वो स्टॉर्म यानी तूफान में या हवा में उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, तो क्योंकि उड़ जाता है, क्योंकि आपको फिगर यदि मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा शायद। देखिए यहाँ पर मान लेते पूरा तेज तूफान चल रहा है, ठीक है, पूरा आंधी तूफान चल रहा है। तो इस ऊपर वाला एरिया पर क्या हो जाएगा ना, स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, जबकि इसी पॉइंट पर नीचे में यानी नीचे वाला हिस्सा में क्या है, वेलोसिटी यानी कम है, तो इधर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो जैसे नीचे से तरफ प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ऊपर वाला हिस्सा को उड़ा के फेंक देगा। तो यही होता है कि जो घर की छतें होती है आंधी में उड़ जाती है, ठीक है। ये होता है, ये किस कारण होता है, बर्नौलीज का प्रिंसिपल के कारण होता है। तो इतना आपको समझ में। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है। तो एरोफॉयल शेप यानी जो चिड़ियों का यानी बर्ड्स का और एरोप्लेन का शेप इस तरह एरोफॉयल क्यों बनाया जाता है, वर्षा की बूंद का शेप इस तरह एरोफॉयल क्यों होता है, ठीक है। तो इस तरह एरोफॉयल होने का कारण है कि इसमें देखिए इधर से तेज़ तूफान चलेगा, चाहे तेज़ हवाएं चलेगी, तो इधर से ये चल जाएगा, जबकि इधर से क्या हो रहा है, तेज़ तूफान इधर से आ रही है और इस तरह सीधे जा रही है, तो इधर से इसको काफ़ी घूम कर जाना पड़ रहा है, ठीक है, इधर काफ़ी घूम कर जाना पड़ रहा है। इसका स्पीड इधर काफ़ी तेज़ है, और स्पीड काफ़ी तेज़ है,
ठीक है, स्पीड काफ़ी तेज़ है यानी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो प्रेशर इसमें कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। ऊपर प्रेशर कम है और नीचे में स्पीड कम है और प्रेशर ज़्यादा है। तो प्रेशर जैसे नीचे में ज़्यादा रहेगा तो इसको उड़ाकर धीरे धीरे उड़ाना आरंभ करेंगे और एरोप्लेन इस तरह उड़ने का प्रयास करता है और इस तरह उड़ने लगता है। तो नीचे से जब प्रेशर लगता है तब एरोप्लेन ऊपर की ओर जाता है। तो यही कारण है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण इसका जो एरोप्लेन का शेप किस तरह होता है, एरोफॉयल होता है। चिड़ियों का आकार किस तरह होता है, एरोफॉयल होता है। और तीसरा हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है एप्लीकेशन सब, ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं कि एटोमाइज़र और स्प्रेयर, इसी को एटोमाइज़र और स्प्रेयर कहते हैं, ठीक है। स्प्रेयर का मतलब होता है कि जिस तरह आपने सैलून में देखा हो ना, बाल कटाने जहाँ जाते हैं सैलून में आपने देखा होगा कि वहाँ पर रखा जाता है, इस तरह का बॉटल में रखा जाता है, ठीक है। पिस्टन इस तरह अंदर में रहता है, तो देखिएगा, और ये एक सिलेंडर में रखा जाता है वाटर, ठीक है। ये वाटर इधर रखा जाता है और यहाँ से जैसे पिस्टन को दबाया जाता है तो इधर काफ़ी तेज़ गति से, काफ़ी इसमें वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी काफ़ी बढ़ जाता है। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा और नीचे वाला हिस्सा में क्या होगा, स्पीड कम रहेगा। तो स्पीड कम रहेगा तो नीचे वाला हिस्सा में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, यानी नीचे का पानी ऊपर की तरफ जाएगा प्रेशर लगने पर, और ऊपर से जैसे हम पिस्टन मारेंगे तो नीचे इधर पानी निकलने लगेगा। तो यही कारण है, बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण ही स्प्रेयर में पानी बाहर निकलता है, ठीक है। फिर हम लोग चौथा हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नस इफेक्ट इसको कहा जाता है। तो आप यदि क्रिकेट खेलते होंगे या नहीं भी खेलते हो तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो बॉलर सब होते हैं ना, वे बॉल को घुमाकर बॉलिंग करने का प्रयास करते हैं, घुमाकर। तो घुमाकर करने का क्या फ़ायदा है, तो घुमाकर करने से बॉल अपना सरफेस पर भी घूमेगा और साथ ही साथ एयर इधर से आ रहा है, हवा के विपरीत वो बॉल को घुमाना चाहता है। तो हवा इधर से जा रहा है, तो हवा इधर से जा रही है, ठीक है, और बॉल इधर घूम रही है इधर, और हवा भी इधर, और बॉल साथ ही साथ इधर घूम रहा है। तो जैसे बॉल इधर जाएगा और हवा इसको रोक लेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, प्रेशर, ठीक है, वेलोसिटी इधर जाएगा, रुके सॉरी गलत हो गया, कि देखिए इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो यहाँ से भी जा रहा है हवाएं, और बॉल भी इधर जा रहा है घूमकर। तो जैसे बॉल इधर जाती है घूमकर तो इसमें स्पीड ज़्यादा हो जाता है, बॉल का स्पीड और ज़्यादा हो जाता है। जो बॉल का स्पीड ज़्यादा होगा तो प्रेशर इसमें कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और जबकि जैसे बॉल इधर घूमेगा और ये इधर, तो वेलोसिटी इसमें कम हो जाएगा और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण बॉल जिस सीधा रास्ता में जाने के सिवाय वो थोड़ा घूम जाता है और डायरेक्ट जाकर विकेट में लगता है। क्रिकेटर सोचता है कि वो दूसरा तरफ वाइड जा रहा है बॉल, लेकिन वो घूम कर डायरेक्ट विकेट में लगता है। तो यही मैग्नस इफेक्ट कहलाता है, इसको कहते हैं स्पिनिंग ऑफ बॉल, स्पिन करता है बॉल को, ठीक है। तो ये हुआ बर्नौलीज का कुछ एप्लीकेशंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ये क्वेश्चन एकदम एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसको काफ़ी साफ़ सुथरा लिखा हुआ आप उसको लिख सकते हैं अपना कॉपी में, ताकि हमेशा के लिए यह रह जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों से भी कहिए सब्सक्राइब करने, ताकि हम इस तरह का वीडियो आपके लिए फैंटास्टिक वीडियो लाते रहें और मोटिवेट करते रहे हमको। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।